Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have completed our 19 chapters and today we are going to start a new chapter, chapter number 20. And this chapter is named as Farming Brings Prosperity. And today we are going to start part 1, introduction of this chapter. तो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 के EVS में हम हमारे 19 अध्यायों को पूरा पढ़ चुके हैं और आज हम हमारा 20वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। और ये जो 20वां अध्याय है इसका नाम क्या है? इसका नाम है फार्मिंग ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी, यानी जो कृषि है उससे आती है समृद्धि या कृषि से प्राप्त होती है समृद्धि। और आज हम इस अध्याय के पहले भाग परिचय को पढ़ने जा रहे हैं। Now here we are going to talk about a letter of Chhagna Lal. So Chhagna Lal is a small kid like you. तो छगना लाल का जो खत है उसमें क्या लिखा है या अपने पत्र में छगना लाल ने किसको क्या लिखा है, आइए देखते हैं। Respected Mama Ji, Pranam. We are fine here and hope the same for you. So Chhagna Ram is writing a letter to his Mama Ji. तो छगना राम अपने मामा जी को खत लिख रहा है। तो छगना राम ने लिखा कि आदरणीय मामा जी, प्रणाम, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं और ऐसी ही आपके लिए भी आशा करते हैं। Now there has been a good rain this year in our area. तो छगना राम ने मामा जी को लिखा कि हमारे क्षेत्र में इस बार काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। We have got our farm sown through the tractor and sowed the green gram, मूंग एंड मोठ सीड्स। तो छगना राम ने मामा जी को लिखा कि हमने हमारे जो खेत हैं उनमें इस बार बुआई कर ली है और जो बुआई की है वो ट्रैक्टर की मदद से की है। और क्या क्या बोआ है? तो छगना राम ने लिखा कि हमने मूंग यानी ग्रीन ग्राम और मोठ दोनों के बीजों को बोआ है। Now the green gram and moठ seeds were conserved since last year. So Chhagna Ram told his Mama Ji that they have conserved the seeds of green gram and moठ seeds since last year. तो छगना राम ने बताया कि मामा जी, हमने मोठ और मूंग के जो बीज थे उन्हें पिछले वर्ष से ही सुरक्षित करके संभाल करके रखा था। The Savania farm was sowed for 5 hours and the pearl millet, sesame seeds and cluster beans were sown. तो जो सवानिया इनका खेत है, ठीक है, उसे लगभग 5 घंटे तक बुआई के लिए तैयार किया गया और फिर उसमें पर्ल मिलेट यानी बाजरा, सीसम सीड्स यानी तिल के बीज और क्लस्टर बीन्स यानी कि ग्वार फली जो था उसके बीजों को बोआ गया। Now the seeds of sesame were brought from the cooperative society and the seeds of pearl millet and cluster beans were brought from the market. So छगना राम ने अपने मामा जी को बताया कि कौन से बीज वो कहाँ से लाए थे। तो छगना राम ने कहा कि जो तिल के बीज है वो तो उन्होंने जो सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ से प्राप्त किए थे, जबकि बाजरे के और ग्वार के जो बीज थे वो लोग बाजार से खरीद कर लाए थे। Now the crops appear to be good. तो छगना राम ने कहा कि अब जो फसल है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। We have also done the weeding of the farm. So weeding is the process of removing the weeds from the farm. तो छगना राम ने कहा कि हमने हमारे खेतों की निराई भी की है, वीडिंग की है। और वीडिंग का मतलब है खेतों से जो खरपतवार है या वीड्स है उनको हटा देना। तो निराई में खरपतवार को खेतों से हटा दिया जाता है। तो छगना राम ने कहा कि हमने वीडिंग या निराई भी कर ली है। These days we are living in our dhani
a small house on the farm only. तो उसने कहा कि आजकल हम लोग सभी धाड़ी में एक अपने छोटे से घर में जो कि खेत पर ही है वहीं पर रह रहे हैं. We have also placed a scarecrow in the farm which looks like a man from a distance. So here you can see the picture of a scarecrow. तो छगनाराम ने मामा जी को कहा कि हमने इस तरीके का स्कैरक्रो यानी बिजुका भी खेत में लगाया है, और ये जो बिजुका है इससे क्या होता है, ये बिजुका दूर से एक आदमी जैसा दिखता है, और इस बिजुका को देखकर जो पशु और पक्षी होते हैं वो खेतों में नहीं आते हैं. सो द एनिमल्स एंड बर्ड्स गेट स्कैर्ड ऑफ इट एंड गो अवे. सो दिस इज कॉल्ड स्कैरक्रो. तो जो भी पशु और पक्षी होते हैं वो इस बिजुका को देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और भाग जाते हैं. कन्वे माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा. तो छगनाराम ने लिखा कि नाना जी और नानी जी को मेरा प्रणाम कीजिएगा या मेरी तरफ से उनको प्रणाम कीजिएगा. माई मदर हैज़ रिक्वेस्टेड यू टू विजिट अस श्योरली एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स. योर्स छगनाराम. तो छगनाराम ने और क्या लिखा, और ये लिखा कि मेरी माँ ने यानी आपकी बहन ने मामा जी आपसे एक रिक्वेस्ट की है. क्या रिक्वेस्ट की है कि आप हमें जब हमारी फसलों की कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगी क्रॉप्स की, तो उस समय हमारे यहाँ पर आप ज़रूर आना, हमसे मिलने ज़रूर आना. आपका छगनाराम. So isn't it interesting how Chagnaram has written all the things about the farming process to his मामा जी. तो छगनाराम ने अपने खेतों में क्या चल रहा है, कैसे कैसे वो कृषि के सारे कार्यों को देख रहा है, ये सारी बातें अपने मामा जी को खत में लिखकर बताई. Now you have to explore few things and try to answer. Now on Chagnaram's farm, the crops of moat, green gram, pearl millet, sesame seeds, etc. are sown. Which crops are sown in your surrounding area? तो बच्चों हमने देखा कि छगनाराम के जो खेत थे वहाँ छगनाराम के खेतों में ग्रीन ग्राम, ठीक है, मोठ को, मूंग को, या जो पर्ल मिलेट है यानी बाजरे को, सीसम सीड यानी कि तिल को, इन सभी को बोआ गया, यानी वहाँ इन सभी की फसलें लगाई जा रही थी. तो आपके आसपास जो क्षेत्र है आपको पता करना है कि क्या वहाँ भी यही फसलें उगती हैं या कुछ अलग फसलें उगती है. तो आपके यहाँ किन बीजों को बोआ जाता है ये आपको कोशिश करनी है पता लगाने की. नाउ अगेन यू कैन ऑब्जर्व द नियर बाय एरिया और यू कैन सिंपली टॉक टू योर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स. तो आपको ये पता करने के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में अपने बड़ों के साथ जाना है, उनसे बातचीत करनी है. देन सेकेंड थिंग, from where were the seeds brought to sow the crops. तो आपके यहाँ आप जो भी फसलें देखेंगे आपको ये पता करना है कि उन फसलों के लिए जो बीज प्राप्त हुए हैं वो बीज कहाँ से लाए गए हैं. Like we have seen in Chagnaram's letter that he told that different seeds were brought from different places. तो छगनाराम ने तो अपने मामा जी को बताया कि अलग अलग बीज वो अलग अलग जगहों से लाए थे. तो आपको भी अपने आसपास के किसानों से पूछना है कि वो अपनी खेतों में जो फसलें उगा रहे हैं उनके बीज उन्होंने कहाँ से प्राप्त किए थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो कृषि के औजार भी होते हैं. तो कौन से औजार होते हैं कृषि के? लेट्स सी. द फार्मर्स यूज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स. तो बच्चों जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को उगाने के लिए और उसे काटने के लिए कई सारे अलग अलग औजारों का उपयोग करते हैं. नाउ हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स विच आर यूज्ड इन द फार्मिंग प्रोसेस. तो ये कई सारे ऐसे छोटे छोटे औजार यहाँ आप देख रहे हैं, इन सब का उपयोग खेती या कृषि के दौरान
होता है। Now these are manufactured in the villages by carpenters and blacksmiths। अब ये जो औजार हैं ये कौन बनाता है? तो ये औजार गाँवों में कौन बनाते हैं? जो बढ़ई होते हैं और जो लोहार होते हैं। तो बढ़ई कौन होते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं और लकड़ी से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। और ब्लैक स्मिथ या लोहार कौन होते हैं? जो लोहे का काम करते हैं और लोहे से अलग अलग औजार या अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं। Now you have to write an answer. So there are few things. Let's see what are these. Look at the figures given below. So you are going to see some figures. You have to look at those figures. Some practices of agriculture are shown in these figures. Identify them and write in your notebook the names of equipment and implements used in these methods. तो आगे आप कुछ पिक्चर्स देखने जा रहे हैं बच्चों। आपको उन पिक्चर्स में कृषि से संबंधित अलग अलग कार्यों को होते हुए दिखाया गया है। अब आपको उन कार्यों को पहचानना है और साथ के साथ उन चीज़ों के, उन औजारों के नाम लिखने हैं जो उन कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। So let's see the pictures. So here's the picture. You can see what they are doing. So बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों पिक्चर्स में क्या हो रहा है। So this is the process of sowing the seeds. So they are sowing the seeds. तो इन दोनों पिक्चर्स में ही बीजों को बोआ जा रहा है। तो बीजों को बोने के लिए देखो यहाँ क्या यूज़ हो रहा है और यहाँ क्या यूज़ हो रहा है। Now after watching this you have to write these two names in your notebook. Now after this let's see the next picture. So these are the pictures. तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ उर्वरक या जो कीटनाशक है उसको डाला जा रहा है, छिड़का जा रहा है। So fertilizers and pesticides are being implemented in the field. तो खेत में पेस्टिसाइड्स को, कीटनाशकों को और उर्वरकों को भी डाला जाता है ताकि फसलें खराब ना हो। सो ये करने के लिए लुक एट द पिक्चर्स कि ये करने के लिए क्या उपयोग लिया जा रहा है। बच्चों आपको इन औजारों का नाम पता करना है अपने घर के बड़े लोगों से और लिखना है। आफ्टर दैट हियर आर टू पिक्चर्स। सो व्हाट दे आर डूइंग? सो दिस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। तो यहाँ बच्चों फसलों की कटाई की जा रही है, हार्वेस्टिंग की जा रही है। तो यहाँ ये लेडीज़ फसलों की कटाई कर रही हैं। तो ये किससे कटाई करती हैं आपको पता करना है। एंड सिमिलरली ये जो मशीन है ये भी हार्वेस्टिंग के यूज़ आती है और इस मशीन का भी नाम आपको पता करना है। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। तो बच्चों आप ये कुछ चीज़ों के नाम पता करेंगे अपने पेरेंट्स से और अपनी नोटबुक में उनको लिख लेंगे। नाउ ऑन छंगनाराम्स फार्म द plowing of the field is done with the help of a tractor and seeds are sown. तो बच्चों छगनाराम के खेत में क्या किया जाता है? प्लॉइंग ऑफ द फील्ड यानी खेत को जोतने का जो काम है वो ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। सो ट्रैक्टर इज अ थिंग विच इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो खेती के दौरान ट्रैक्टर बहुत उपयोगी होता है और खेत को ट्रैक्टर से जोतने के बाद उसमें बीजों को बो दिया जाता है। नाउ इन मेनी प्लेसेस एनिमल्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। सो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर। तो कई सारी जगहों पर पशुओं का उपयोग भी खेती में या कृषि में किया जाता है। Nowadays, machines are used in the agricultural practices instead of men and animals. So that is true with the advancement of technology. Machines are being used in almost all the agricultural practices. तो बच्चों जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वैसे वैसे मनुष्यों की जगह और पशुओं की जगह अधिक से अधिक काम जो है कृषि से संबंधित उसे मशीनों के द्वारा ही किया जा रहा है। Now
You have to explore and know about some answers. So what you have to explore? First thing is, what is the use of animals in agriculture? I hope all of you already know this. तो बच्चों आपको पता करना है कि कृषि में जो पशु होते हैं उनका क्या उपयोग होता है या क्या काम होता है. Then second thing, which implements are used in agriculture? So I have shown you some pictures. तो बच्चों आपको पता करना है कि कृषि के दौरान कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल होता है. So try to talk to some farmer in your area. तो आपको अपने क्षेत्र के किसी किसान से बातचीत करनी होगी ताकि आप ये बातें जान पाए. Then the third thing is, what changes are there in the present practices and implements of agriculture? तो आज के या वर्तमान के जो कृषि के तरीके हैं या कृषि के जो औजार हैं उनमें क्या बदलाव हुआ है पहले की तुलना में. सो यू हैव टू टॉक टू योर एल्डर्स अबाउट दिस एंड दे विल टेल यू फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस. तो बच्चों बड़ों से आप बात करेंगे और वो बताएंगे कि खेती में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, पुराने ज़माने में खेती कैसे होती थी और अब खेती किस प्रकार हो रही है. नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो उर्वरक और जो कीटनाशक हैं उनके बारे में भी अब हम कुछ बात करते हैं. नाउ टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द फील्ड्स. तो बच्चों अच्छी फसल की प्राप्ति के लिए खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये उर्वरक वास्तव में यदि मिट्टी में किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी पोषक पदार्थ की कमी है तो उस कमी को पूरा कर देते हैं. नाउ प्रीवियसली पीपल वर इन्वॉल्व मोर इन एनिमल रियरिंग. तो पुराने ज़माने में लोग पशुओं का पालन बहुत ज़्यादा करते थे. यानी जो भी लोग खेती करते थे उनमें से लगभग सभी लोग एनिमल रियरिंग या पशुपालन भी किया करते थे. The dung of those animals was collected at one place and then put in the fields as fertilizer as per the requirement. तो तब क्या किया जाता था कि जो बहुत सारे पशु वो लोग पालते थे उन पशुओं का जो गोबर था उसे एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था. So here you can see the collected dung. और इस गोबर को एक जगह इकट्ठा करने के बाद इसे ही खेतों में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. तो जितनी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार इसी उर्वरक का इस्तेमाल खेतों में होता था. Nowadays, chemical fertilizers are used to have maximum crop yield like urea, DAP, etc. It is essential to keep proper precautions while using these chemical fertilizers. तो बच्चों हम जानते हैं कि अब ये बदल गया है. यानी पहले सिर्फ गोबर को ही उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब कई सारे रासायनिक उर्वरक बाज़ार से लाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अधिक से अधिक फसल की प्राप्ति हो सके. तो फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जो रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे यूरिया और DAP, इनको इस्तेमाल करने के लिए, इनको उपयोग में लाने के लिए कुछ बहुत चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए. क्योंकि ये जो chemical fertilizers होते हैं they are very harmful for the environment and if they are used in excess they are harmful for the crop also. तो ये रासायनिक जो उर्वरक हैं ये अगर मात्रा से अधिक उपयोग लिए जाते हैं तो ये हमारी फसलों के लिए भी खराब होते हैं और साथ ही साथ ये रासायनिक उर्वरक हमारे वातावरण के लिए तो बहुत खराब होते ही हैं. Now they may cause health problems like headaches, skin diseases, stomach related problems, restlessness etc. तो ये जो रासायनिक उर्वरक है इनसे कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे सिर का दुखना, जैसे त्वचा संबंधी बीमारियां, उसके अलावा जो पेट या हम कहें हमारे पाचन प्रक्रिया संबंधी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं. व्यक्ति को बेचैनी का एहसास हो सकता है यदि उसके
भोजन में या जो फसलों से उसका भोजन बना है उन फसलों में फर्टिलाइज़र या उर्वरक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। जब इन रासायनिक उर्वरकों का लंबे समय तक बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो उसके बाद जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, उसकी उत्पादकता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो वास्तव में जो फसलों की जो मात्रा है वो हमें जितनी उस भूमि से मिल सकती है उससे बहुत कम मिलती है। Therefore, we should make maximum use of only organic and indigenous fertilizer. तो बच्चों इसी कारण हमें हमारे खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक और भारतीय या हमारे देश के जो पुराने उर्वरक इस्तेमाल होते थे उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। Now you have to explore few things again. So try to explore these things. What do you understand by organic fertilizers? तो बच्चों जैविक उर्वरक क्या होते हैं, आप क्या समझते हैं जैविक उर्वरकों से? तो रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक दोनों का अंतर आपको पता करना है। Then second thing is which types of fertilizers are used in the farms in your surrounding area. So go and observe the farms in your surrounding area. तो बच्चों आपको अपने क्षेत्र के आसपास के जो खेत हैं वहाँ जाना है, किसानों से बातचीत करनी है और ये पता लगाना है कि वो कृषक या वो किसान अपने खेतों में किस प्रकार के उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक उर्वरक या जैविक उर्वरक। Then the third thing, which fertilizers the farmers can use instead of chemical fertilizers. So you need to know this thing. तो बच्चों ऐसे कौन से उर्वरक हैं जो किसान या कृषक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर उपयोग ले सकते हैं? तो क्या कोई ऐसे उर्वरक आते हैं? सो ट्राई टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू योर एल्डर्स एंड टू द फार्मर्स इन योर नियर बाय एरिया। Now let's prepare manure. So this is interesting. अब हम खाद बनाने की प्रक्रिया समझते हैं। When we were talking about organic fertilizers, we actually meant manure. तो बच्चों जब हम जैविक उर्वरकों की बात करते हैं तो खाद वास्तव में एक जैविक उर्वरक होती है। तो ये खाद कैसे बनाई जाती है चलिए देखते हैं। Dig a small pit in a corner of your school. So you can do this activity in your school or in your नियर बाय एरिया। तो आप अपने स्कूल में या अपने घर के आसपास में अपने खेत पर, अगर आपके पास खेत है तो वहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। नाउ keep putting the dried leaves, shed from the trees, branches, the peelings of vegetables used for preparation of midday meal and the peelings of fruits and water time to time in that pit. अब उस गड्ढे में आपको क्या क्या डालना है बच्चों? तो आसपास के जो पेड़ हैं उनसे जितनी भी पत्तियां गिरती हैं वो सभी पत्तियां, उन पेड़ों की कोई भी शाखाएं टहनियां अगर नीचे गिरती हैं तो वो सभी टहनियां और शाखाएं, उसके अलावा जितनी भी सब्जियों के फलों के छिलके आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप स्कूल में खाद बना रहे हैं तो मिड डे मील के दौरान अगर सब्जियां छीली जाती हैं, उनके जो छिलके बचते हैं या आपको फल मिलते हैं उनके जो छिलके होते हैं वो सभी छिलके आपको उस गड्ढे में डालते जाना है। और इसके अलावा भी जो भी छिलके फलों के सब्जियों के आपको जहाँ भी मिलते हैं उन सबको उस गड्ढे में डालना है और समय समय पर उस गड्ढे में आपको पानी भी डालते रहना है। नाउ इफ यू फाइंड the animal dung, then put it in the pit. After some time the things decompose. तो अगर आपको पशुओं का गोबर भी मिलता है तो उस गोबर को भी आपको उस गड्ढे में डाल देना है और इस प्रकार ये चीज़ें धीरे धीरे डिकम्पोज होना या एक नए रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं। You can use this mixture as manure for the
प्लांट्स। और बच्चों, आप ये जो मिश्रण तैयार हुआ कई दिन रखने के बाद, यही खाद है और इस खाद को आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए ये खाद बहुत ही अच्छा होता है। So dear students, this was all about this part of the chapter. We will be continue learning this chapter in our next part. Till then, thank you for watching.